और मैं मेरे काम पे मैं हमेशा बहुत एनर्जी के साथ जाता हूँ, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाता हूँ, बड़ा हाइपर एक्टिव होकर जाता हूँ कि ओह यस वो नया उठते ही प्रोजेक्ट। तुम हाइपर एक्टिव होते हो, मैं सुबह जिम में देखता हूँ तुम्हें। ये कभी मोइन भाई रात को फोन कर रहे हैं, सो भी रहा है तो उठ जावे। मैंने कहा क्या हो गया, तारीफ करनी है तेरी। मैंने कहा ये वाह कौन सा तरीका तारीफ। जो खवातीन है उनको लोग अच्छा ड्राइवर क्यों नहीं मानते। देखें ये एक नॉट मतलब प्रॉपरली क्लीन, और आप उस पे जब स्प्रे लगाते हैं ना, बिल्कुल वो तो कोई एटॉमिक बम है। वो तो एक ऐसा बम है कि और एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सीका मॉल प्रेजेंट्स। प्रेशर बहुत है कि एक बड़े ज़बरदस्त एपिसोड में बहुत सारी बातें हम आपसे कर रहे हैं, उसके साथ साथ बड़े ज़बरदस्त हमारे गेस्ट हैं जिनको हम यहाँ लेकर आते हैं। लेकिन बातों बातों में बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं, और वो जब हम ये सोचते हैं कि किसी इंसान को एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या मूव करना हो तो वो कितना मुश्किल होता है। दुनिया भर में बहुत सारे लोग सिर्फ शहर ही नहीं, मुल्क बदल कर मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं, बहुत काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं ताकि उनके घर वाले, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जिसने लाहौर से मूव किया। आसान नहीं था मेरे लिए इस तरह से मूव करना, बिकॉज़ सिरी पाए नान से ऑमलेट और पोरेज बनने में थोड़ा तो टाइम लगता है दोस्त। और सच्ची बात तो ये है कि आप जब एक शहर से दूसरे शहर मूव करते हैं तो वहाँ की आदत अपनाना, वहाँ का टाइम टेबल, वहाँ की वो सारी चीज़ें जो कि शायद आपकी रूटीन से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। और लोग काम के लिए अलग अलग शहरों में जाते हैं। इसी तरह से जब चेंजेस आनी शुरू हुई तो हमारी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जो लाहौर में काम करते थे वो लाहौर से मूव हुए। कराची एक ज़माना था जब लोग कराची से लाहौर मूव हुए थे, फिर एक टाइम आया जब लोग लाहौर से कराची मूव हुए। मैं भी उसी खेप का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और मेरे बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं कराची आना शुरू हुए और कराची में काम करना स्टार्ट किया। दरअसल कराची हब बन गया ड्रामा इंडस्ट्री के लिए। सारे बड़े बड़े चैनल्स, उनके ऑफिसेस कराची में थे तो सभी आ गए। लेकिन हकीकत ये है जनाब कि जितने भी परिंदे होते हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो जो उस घोंसले की खुशबू होती है, उस जगह का लम्स होता है, उस जगह की जो एक लगाव होता है उस जगह से, वो ख़त्म नहीं होता। वो अपनी जगह कायम रहता है। लेकिन काम के लिए इंसान को मूव करना पड़ता है, काम के लिए इंसान आगे बढ़ता है। थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ेंगे, आज बात करेंगे सीका मॉल के हवाले से। सीका मॉल एक ऐसी दर्द भगाने वाली टैबलेट है जो कि पाकिस्तान की पहली पैरासिटामॉल है। और ये जितने भी ब्रांड्स इस तरह के मिलते हैं जिससे आपके जिस्म का, सर का, टांगों का दर्द दूर होता है, उसमें सबसे सस्ती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट है। आप भी इस्तेमाल करें, हम भी इस्तेमाल करें। हम असल में ना थोड़ा सा पाकिस्तान को हल्का ले रहे होते हैं कुछ चीज़ों में। हमने खामा प्रेशर लिया हुआ है बाहर का कि अबे भाई बाहर ये हो रहा है, अबे भाई बाहर ये हो रहा है। हकीकत अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा एक छोटा सा शहर है जिसका नाम सियालकोट है, और दुनिया में जो फुटबॉल खेली जाती है उसकी 40% बॉल्स पाकिस्तान में बनती हैं। तो भैया हल्का मत लो, पाकिस्तान के बारे में बात करो। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो अपना कल्चर, अपने लोग, अपनी चीज़ें, ये वो बात है जो कि आज से बहुत सौ साल पहले दुनिया ने अपनाई और अपनी चीज़ों को, अपने कल्चर को सपोर्ट करना शुरू किया। तो आज दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ आप जाते हैं और देख के कहते हैं कि भाई ये लोग तो हमसे बहुत आगे हैं। वजह यह है कि वो अपने मुल्क को, अपने कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे आज जो हमारे गेस्ट हैं उनकी तरफ। हमारे आज के गेस्ट एक इंतहाई प्यारे इंसान हैं, बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं, शायर हैं, होस्ट हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही प्यारे
दोस्त भी हैं और आज इनसे जब बातें होंगी तो आप जानेंगे इनके बारे में बहुत कुछ। मैं इनकी गायकी का भी बड़ा फ़ैन हूँ, इनकी शायरी का भी बड़ा फ़ैन हूँ, इनकी अदाकारी का तो मैं इनकी जब मैंने फ़िल्म देखी थी तो मैं दंग रह गया था कि अबे भाई ये हीरा कौन चुन के लाया। सो आज बहुत सारी बातें बहुत प्यारे मोहसिन अब्बास हैदर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। आप बहुत ठीक प्यारा हैं? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। Thank you. ये बस ये बड़ा आपके ज़बरदस्त है। फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ मैं। नहीं मैंने लिया था। रियली? हाँ, मैं हुंजा से ख़रीदा, घर आया, बेगम ने ले लिया, तो मैंने कहा गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब कभी नहीं आएगा ये हाँ वापस। बिल्कुल, लेकिन चलें क्या कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी मोहसिन जो भी बात कर रहा था, जब हम शहर तब्दील करते हैं, घर तब्दील करते हैं, तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं आपकी ज़िंदगी। आपकी नज़र में कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं आपकी ज़िंदगी में, घर बदलने के बाद या शहर बदलने के बाद या मुल्क बदलने के बाद? सबसे पहले तो फैसल भाई, आप अपने घर वालों से जो दूर होते हैं वो सबसे बड़ा एक मुझे लगता है धचका आपको सबसे पहला लगता है। और वो जैसे कहा करते हैं ना कि अक ओले परदेस नहीं अड़िए, तो लोगों को लगता है कि परदेस सिर्फ मुल्क जब बदलते हैं आप तब वो परदेस बनता है। नहीं, जब आप अपने घर वालों से दूर हो जाते हैं, आप एक शहर से दूसरे शहर आ जाते हैं, वो भी आपके लिए परदेस ही बन जाता है। और फिर वो अकलापे का जो एक बोझ होता है वो आप लेकर फिरते हैं अपने साथ। और फिर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि मैंने कभी भी उसको तरस खाने की या बेचारगी की निगाह से नहीं देखा, क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि हरकत में बरकत है। और हिजरत जो है वो हमेशा ही अच्छे के लिए ही अल्लाह पाक करवाते हैं आपसे। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कभी 19 साल की उम्र में फैसलाबाद छोड़कर ना आता तो आज मैं शायद जहाँ पर भी हूँ वहाँ पर ना होता। अच्छा, नॉर्मली फैसलाबाद की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो एक जो परसेप्शन बना हुआ था वो यही था कि यार सिर्फ हमारे स्टेज के जो एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं वो आएंगे। सीरियस एक्टिंग की तरफ बहुत कम नाम हैं जिन्होंने रुख किया फ्रॉम फैसलाबाद। अदरवाइज गुजरांवाला या फैसलाबाद बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ बिग नेम्स, लेकिन वो ज़्यादातर कॉमेडी की तरफ उनको राग़िब करवा दिया गया। हालांकि उसमें बड़े बड़े ज़बरदस्त नाम हैं, सोहेल साहब हैं फ्रॉम गुजरांवाला, बिल्कुल, जो मेरे ख्याल से आप किसी भी फील्ड में उनको खड़ा कर दें तो वो कहते हैं कि पान तुसी साइड तो मैनू करन दो। वो तो असातिज़ा में है। तो ये क्या वजह है, ये क्यों ऐसा एक परसेप्शन बना दिया गया? मुझे लगता है फैसलाबाद से क्योंकि मजाक को बहुत ज़्यादा मंसूब किया जाता है। हाँ। जुगतबाजी का जो एक हुनर है उसको बहुत ज़्यादा मंसूब किया जाता है। और फिर हमारे जितने भी मौसीकी से मंसूब लोग हैं उनके यहाँ जो है मज़ाक जो है वो एक अहम जुज़्व है उसका। लेकिन जैसे नबील भाई हमारे वो है ना, वो फैसलाबाद, और टीपू भाई वो भी फैसलाबाद से। वो मुझे अक्सर बताया करते हैं कि मैं जो है वो धोबी घाट में बैठा करते थे और ये किस्से हैं वहाँ के। और वो वो लोग सीरियस अदाकारी भी करते हैं और वो लोग कॉमेडी भी करते हैं। मेरे ख्याल में फैसलाबाद, लेकिन मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि मुझे फैसलाबाद से मौसीकी मिली है, लेकिन जुगतबाजी का हुनर मेरे तक नहीं पहुंचा। वो है कि करता है ज़ालिम। लेकिन मुझे लगता है कि कॉमिक टाइमिंग मेरी फिर भी बेहतर है। हाँ। नहीं, वो तो हमने जब नामालूम में देखा, मैं अभी ये बात कर रहा था ना कि नामालूम में जब देखा था तो हम यही कह रहे थे कि पाए ने कितों काट लिया ये तुसी। मुझे आज भी याद है आपने और एजाज भाई ने हमारे वो भी बनाए थे, वो तब क्या होता था, टिकटॉक नहीं था, डब स्मैश है ना। हाँ एग्जैक्टली, मैं तो पहले ही कह रहा था वो वाला। यस, तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा देखें यार। और मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो मैं आप ऑफ द रिकॉर्ड भी हमेशा कहा करता हूँ, कि मुझे नहीं लगता, और अगर मैं ये कहूँ तो ये मुबालगा रही बिल्कुल नहीं है, कि यू आर द ओनली सीनियर कि जिनको मैं मैसेज करूँ या कोई भी मैसेज करे तो वो जवाब भी देते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। ये खुसूसियत मैंने या तो आप में देखी है या कवि साहब में देखी है। कवि साहब अल्लाह पाक उनको बहुत 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 कुर्बत अता फरमाए अपनी। कवि साहब, फैसल भाई, मुझे आउट ऑफ नोवेयर मुझे उनका मैसेज आ जाता है। मैंने तेरा ये गाना सुना है, बहुत अच्छा है, मैंने तेरा वो सीन देखा। किसके पास फुर्सत है आज के दौर में, और वो भी इस मयार के किसी भी सीनियर के पास, कि वो किसी जूनियर को ऐसे अप्रिशिएट करे। नहीं, मतलब मैं अगर अपनी बात अच्छा, चूंकि मोहसिन लर्निंग जो है वो इन्हीं लोगों से मिली है ना। मैं सच बता रहा हूँ, इसी घर में मैं तैयार होकर शूट पे जा रहा हूँ, नीचे सीढ़ियों से उतर रहा हूँ तो सामने कवि साहब खड़े हुए। तो मैंने कहा, और मुझे गले लगा लिया, प्यार किया। मैंने कहा क्या हुआ सर?
तो कह रहे यार वो रात को मैंने तेरा एपिसोड देखा। मैंने कहा क्या मैं कॉल करूं, मैसेज करूं, मैं सुबह खुद ही आ गया हूँ। और कवि अंकल का पता है वो सुबह सुबह वाले बंदे थे। तो मैं बड़ा मतलब हैरत होती थी, कभी तलत साहब की कॉल आ रही है, कभी मोइन भाई रात को फ़ोन कर रहे हैं, सो भी रहा है तो उड़ जावे। मैंने कहा क्या हो गया, तारीफ़ करनी है तेरी। मैंने कहा ये कौन सा तरीका तारीफ़ करने का। सो यू नो लाइक ये सीन मैं अभी भी किसी का काम देखता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अब चूंकि हमें एक और अच्छा वो रास्ता मिल गया है कि आप इंस्टा पे लगाते हैं ताकि यू नो लाइक और भी लोग देखें। बट थोड़ा सा बात मैं ज़रा हम जल्दी जल्दी बातें करते हैं। तो एक चीज़ है, आपकी इज़्ज़त है, आपकी रिस्पेक्ट है, कौन सी ऐसी 3 चीज़ें आप नोट करते हैं जब आपको लगे कि यार यहाँ पे थोड़ी रिस्पेक्ट जो है ना वो कम हो रही है। सो ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसमें आपको वो क्या कहते हैं खुशबू आ जाना उस चीज़ से कि नहीं पान मैं अब और इस रास्ते पे नहीं आऊँगा। तो कौन सी ऐसी 3 बातें आप सबसे पहले नोट करते हैं जब आपको लगता है यार रिस्पेक्ट कम हो रही है थोड़ी? जैसे मैं एक ड्रामे के सेट पे गया फैसल भाई। हाँ। और मैं मेरे काम पे मैं हमेशा बहुत एनर्जी के साथ जाता हूँ, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाता हूँ, बड़ा हाइपर एक्टिव होकर जाता हूँ कि ओह यस नया प्रोजेक्ट। ही तुम हाइपर एक्टिव होते हो, मैं सुबह जिम में देखता हूँ। सो मैं गया उस सेट पे और मैंने उनको जाके कहा अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तो ये बस भाई ऊपर आ जाओ एंड ही जस्ट ओके। तो ये पहला इंप्रेशन उनका खराब हो गया। अच्छा, और फिर मुझे लगा, फिर वो जब ऊपर गए तो उन्होंने फिर कुछ बातें की और फिर वो ही वाज लाइक ये डायरेक्टर थे, ये डायरेक्टर थे सर। अच्छा। कि ये किरदार वैसे तो कोई भी कर सकता था और इस तरह का उन्होंने एक जुमला कहा। सो आई बी लाइक ओके। ये वो तो नहीं थे जिनके बारे में तुमने स्टेटस भी लगाया था? एक जी 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 जी। अच्छा, स्टेटस तुम खुल के लगा देते हो? मुझे लगता है फैसल भाई कि अब 20-21 साल तो हो ही गए हैं इस दश्त की सयाही में, तो अब क्या खौफ होना है मैंने तुम्हारा एक पढ़ा और मैं यूँ हो गया। मैंने कहा यार कि ये तो बड़ा ही कोई खतरनाक किस्म का स्टेटस था तुम्हारा। मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, मैंने स्पेशली मैंने कहा लिख लूँ कि एक वक्त था जब नाचने वालियों को देखने के लिए हीरा मंडी जाना होता था, अब वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। मतलब इतना ब्रूटल। क्योंकि मैं थोड़ा शायद ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, ऑल्दो मैंने इवॉल्व भी किया। वक्त के साथ चलने की कोशिश हम सब करते हैं और यही बेहतर लोग होते हैं, वरना वक्त आपको रौंदता हुआ गुजर जाता है। तो आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं जो आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे होते, जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो आप मैंने इरादतन इंस्टा पे अपने ऐसे बहुत से पेज ब्लॉक किए हैं ताकि मेरे वो एल्गोरिदम में आए ही ना चीज़ें। मैं जानबूझकर वर्कआउट वाली वीडियोस देखता हूँ, मैं जानबूझकर कुछ नेचर से या कुछ कोट्स वाली या कुछ इस तरह की देखने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा एल्गोरिदम जो है वो मुझे दिखाने की कोशिश करे जो मैं अदरवाइज। आपको अफसोस होता है कि यार मैं एक और बहुत सख्त जुमला यहाँ पे बोल देता हूँ चलें, जो कि मुझे किसी ने कहा था कि बेटा शादी देख के करना अब, वरना ऐसा ना हो कि तुम अपनी बेगम को लेकर अपने दोस्तों की किसी महफिल में जाओ और वो कहें कि अरे इनको तो मैं जानता हूँ। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बहुत मोहतात रहना इस बार, और आज के दौर में बहुत मुश्किल हो रहा है एक्चुअली। लाइक मैंने वसी शाह साहब के शो पर कहा था वैसे भाई कि आई एम ऑल हील्ड, आई एम ऑल एट पीस। लाइक मैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दौर में से गुजर रहा हूँ कि जिसमें मुझे मेंटल पीस मिला हुआ है, मेरी बिल्कुल सब कुछ सुकूत है, सब हसीन है, सब मज़े का है, एंड आई एम ऑल सेट टू फॉल इन लव अगेन and I'm all set to be in a relationship again. ठीक है, but I couldn't find anyone. Oh my God. चलो कोई नहीं, वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती हैं और अल्लाह के नज़दीक देखो जो बेहतरी होती है होना वही होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप ज़िंदगी में एक तो फोकस्ड रहें, पॉजिटिव रहें और अल्लाह पे यकीन कामिल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल में ये हील होने की वजह ही सबसे बड़ी ये है बिल्कुल कि वो जो तवक्कल है मेरा वो इतना मजबूत हो गया है कि मैं एक्चुअली ऐसे सिट बैक एंड रिलैक्स वाले जोन में होता हूँ कि मैं मजे ले रहा होता हूँ। अल्लाह मियां आप खुश हैं, ये अब ये करना है, ओके अब ये करना है, अब ये रोल प्ले करना है। लेकिन थोड़ा सा पता है लोगों से ना आपके कुछ अल्फाज या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, तो वो इस वजह से लोगों के रिएक्शन थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो जी, तो पढ़ते हुए
कैसे पता लगता है कि ये स्टोरी लाइन कमज़ोर है या ये बहुत मजबूत है, या मेरा कैरेक्टर बहुत मजबूत है, स्टोरी वीक है, या स्टोरी मजबूत है मेरा कैरेक्टर वीक है? तो कैसे पढ़ते हुए ये एहसास होता है स्क्रिप्ट, बिकॉज अल्लाह ताला ने तुम्हें लिखने की सलाहियत दी है, तो ये पढ़ते हुए कैसे पता चलता है? मुझे याद है मैंने एक फिल्म की थी दादल, तो उसमें तो उसमें मैंने पुलिस वाले का किरदार किया था, जो कि मुझे नहीं ऑफर हुआ था, मुझे हीरो का किरदार ऑफर किया गया था। लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था और वो इंटरवल के बाद कहीं आता था, तो मैंने जाकर उनसे कहा, अबू लहा साहब से भी और नेहा साहिबा से भी, मैंने कहा मैंने ये करना है। मैंने कहा हीरो नहीं करना, मैंने कहा नहीं ये करना है। कहते वो इंटरवल के बाद है। मैंने कहा यही करना है। और मैंने एक वो टर्मिनोलॉजी होती है ना एक स्लैंग में, मैंने कहा मैं इसको बहुत ऐसे करूँगा। तो लाइक ओके इफ यू आर विलिंग टू। तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे बाजी फिल्म भी हमने की थी, तो मुझे साकिब भाई ने कहा था इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म, यू नो, तो उसमें एक किरदार है एक करने को, तो विच इज नॉट हीरो। तो मैंने कहा आप कर रहे हैं वन, और दूसरा ये मेरे पसंदीदा सिनेमा की टाइप है, इट्स काइंड ऑफ अ पैरेलल सिनेमा, प्योर पाकिस्तानी। एग्जैक्टली, सो आई वांटेड टू डू दैट। तो मैंने चूंकि कमर्शियल सिनेमा कर लिया हुआ है, तो मैं अब ये भी करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए किरदार की लेंथ मैटर नहीं कर रही होती। मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, तो वो शायद कोई है सलाहियत कि जो मुझे ये बताती है कि अच्छा ये किरदार करते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि हमारा कोई कमाल होता नहीं है एक्चुअली। ये सारा आमद का खेल है, ये सारा खुदा की तरफ से हो रहा होता है, तो हम कभी ये क्रेडिट ले ही नहीं पाते। मैं तो कम से कम बिल्कुल नहीं ले पाता कि मैंने ये गाना जो है ना बड़ा अच्छा लिखा था, या मैं नहीं, वो लिखवाया गया था, वो करवाया गया था, वो करवा रहे हैं। आपको पता है एक्सप्रेशन का खेल है, तो वो आमद का खेल है सारा। जिस दिन वो रस्सी कट गई आपकी, तो आप किसी जोगे नहीं रहेंगे। जैसे राइटर्स ब्लॉक होता है, एक्टर्स के ऊपर भी वो टाइम आता है कि आपको कैरेक्टर ही नहीं बैठ रहा है। बिल्कुल, यस। तो कई दफा हो जाता है, हालांकि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें आप वंडर्स कर सकते हैं, पर हुआ ही नहीं कर पाते। और कभी आपने बहुत अच्छा कर दिया, तो जो देखने वाला है उसकी नजर में वो बैठा नहीं, तो वो उसका काम, वहां का खेल है ये सारा। तो इसलिए मुझे मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ कि एक तो इस काम पे इतराया मत करें, एक्चुअली किसी काम पे भी इतराया मत करें। तकब्बुर किसी चीज का नहीं है, हमें होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कमाल नहीं है इस काम में। ये सारा हवाई काम है ये सारा, तो जब तक अल्लाह की अता है तब तक आप मजा लें उसका और हम बिल्कुल। तो ये बुली करना आजकल इतना आसान क्यों हो गया? क्योंकि हम सबके हाथ लग गए हैं। हमारे हाथ में एक सस्ता सा मोबाइल अगर आ गया है, और हम उतने ही अगर सस्ते इंसान हैं महंगे कपड़ों के अंदर, तो हम बड़ी आसानी से किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं, किसी पे तोहमत लगा सकते हैं। आज के दौर में सबसे आसान काम फैसल भाई है मशहूर होना। हम उसको वायरल होना कहते हैं वैसे, लेकिन चलें ये सबसे आसान काम है। मैंने अगर मशहूर होना है तो मैं किसी पे तोहमत लगाऊंगा। अब वो बेचारा, और अगर सारी जिंदगी लग जाए उसको वो तोहमत धोते हुए, लेकिन मैं कम से कम वन नाइट वंडर हो जाऊंगा, मैं खबरों में आ जाऊंगा, यू नो, कि मैंने अगर किसी का भी नाम ले लिया बड़े स्टार का, और मैंने उसके साथ अपना नाम मंसूब कर लिया किसी भी तरीके से। सो आजकल एक और भी काम चल गया ना कि जानबूझ के फॉर द अटेंशन सीकिंग लोग जो है वो कोई ऐसी एक चीज़ करते हैं जिसमें जब आप उसको जवाब देते हैं तो फिर उसको अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों ने इस पे रिसर्च भी की, और जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब हमने पता किया कि भाई क्या चक्कर है, तुम लोग क्यों ये कर रहे हो, तो उन्होंने कहा यार हम तो अटेंशन सीकिंग के। तो मैं बड़ा हैरान होता था। और फिर कभी कभार मुझसे भी शोज़ में सवाल पूछते हैं कि अच्छा ये जो आजकल ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस पर आप क्या करें? तो मैं कहता हूँ जिनकी घर में कोई नहीं सुनता वो यहाँ पे सुनाने आ गए। अमान साहब कहते सी ना कि जिन्हों घर च दूजी वारी कोई सालन नहीं देता वो इंटेलेक्चुअल बने टीवी पे। तो ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक छोटा सा मज़े का सवाल है, हालांकि अजीब सी बात है, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ जो परसेप्शन है वो ये है कि जो ख़वातीन है उनको लोग अच्छा ड्राइवर क्यों नहीं मानते? देखें ये एक बड़ी लंबी बहस है, लेकिन ये एक आजमूदा भी, मतलब मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी अच्छा। है कि वो होता है ना कि वो आपके सामने अगर कोई आ जाएगा तो आप क्या मारेंगी? वो कहती है मैं चीख मारूंगी। तो नहीं, चीख नहीं, ब्रेक मारनी होती है भाई। तो ये इस तरह के जोक्स सुने भी हुए हैं, लेकिन आंखों देखी भी यही है, वेरी ऑनेस्ट। मेरा ज़ाती तजर्बा भी ये कहता है कि वो घबरा जाती हैं शायद। अच्छा। जाहिर है कि आपको फार्मूला रेसिंग में ख़वातीन देखने को मिलती हैं, यू नो, सो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ही बुरी होती हैं। हमारे यहाँ कभी कभार आप किसी को डिपर दे दें या आप हॉर्न दे दें तो नाराज हो जाता है, घूर के देखते हैं आपको। मैं बल्कि फैज़ल भाई इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि औरत या मर्द से अगर हम बालातर होकर सोचें भी ना, तो एक्चुअली हमारे यहाँ जो ट्रैफिक बिगड़ चुकी है
यानी मुझे लगता है कि अगर आपने इस कौम की अखलाकियात देखनी है ना, तो हमें सड़कों पर देखें हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो हम मर्द घबरा जाते हैं यहाँ पे ड्राइव करते हुए। हाँ भाई, कि कब कहाँ से कौन निकल आएगा। हाँ। तो बाहर खवातीन जब ड्राइव कर रही होती हैं वो बहुत बेहतर ड्राइव कर रही होती हैं, पढ़ा हुआ है ना। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको पता है कि कोई फजूल में कोई ऐसे नहीं। मैं लंबी बातें कर रहा हूँ मोहसिन, मतलब बात हमने गलत छेड़ दी। हाँ एग्जैक्टली, ये दुखती रखे बेसिकली। कनाडा का भी यही हाल था, उन्होंने स्कूल से शुरू किया पढ़ाना, उनके पूरे मुल्क में 20 साल में सब कुछ सही हो गया। सो एक आपको जनरेशन चाहिए सारा कुछ सही करने के लिए, तो सिर्फ स्कूलिंग में आज आप डाल दें जो तमीज़ है, जो तरबियत है, चाहे वो ट्रैफिक के हवाले से है या वो कतार के हवाले से है या किसी भी हवाले से, आप देखिएगा अगले 20 साल में सब कुछ सही हो जाएगा। ये कोई इतना मुश्किल मरहला नहीं है। नो नॉट एट ऑल। हाँ, नॉट एट ऑल, ये बहुत आसान है। अच्छा, लोगों की शख्सियत में जब पहली दफ़ा लोगों से मुलाकात होती है, बात होती है, तो क्या नोट करते हो सबसे पहले उसकी पर्सनालिटी में, या यू बिलीव इन वाइब्स के मुझे अच्छी वाइब्स आएंगी तो मैं इससे बात करूँगा? मुझे याद है मैंने एक डायरेक्टर साहब को ये कहकर एक प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया कि सर आपकी और मेरी वाइब मैच नहीं कर रही। सो ही वाज लाइक, यार ये पहली बार किसी ने ऐसा एक्सक्यूज दिया मुझे, ऐसे कौन करता है। मैं कहा सर नहीं, मजा आएगा सर, 8-9 महीने साथ गुजारने दो हमारा वो। तो अब ये हो गया, मैं अपने आप को वाइब डिटेक्टर कहता हूँ। अच्छा। मैं जब कमरे में दाखिल होता हूँ हाँ। तो मुझे पता होता है, मैं स्कैन कर लेता हूँ कि अच्छा यार ये होने वाला है मेरे साथ, ये बंदा ऐसा बिहेव कर रहा है, ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, ये मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहा होगा। और मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मेकअप रूम में दाखिल हुआ एक चैनल के, और मुझे पता था कि ये जो बच्चियाँ बैठी हैं ना, ये कंफर्टेबल नहीं है शायद। अच्छा। और वो हुआ कि जब वो आकर वो शो में बैठी तो दे वर नॉट कंफर्टेबल। वो एक्चुअली वो मेरे साथ उस तरह से, लेकिन मुझे पता होता है। तो अच्छी बात ये है कि वो सेंसेस मेरी जागती रहती हैं, वो जागते रहते हैं। तो मुझे पता होता है, मैं वाइब पे बहुत बिलीव करता हूँ। हाँ, वो ये आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव कि दिल में जब पहली बात आती है ना, वो अल्लाह की तरफ से आती है, तो वो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक और मज़े की बात, साइंटिफिकली भी बात करें कि पता नहीं सर में कोई एक ख़ास जगह है जहाँ पे अगर चोट लगे ना, तो कहते हैं आपकी 7 जो सेंस होती है वो जाग जाती है। तो कोई लगी होगी फिर कोई छत से गिरा है तो कहीं वो ये होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन बात बता रहा हूं। फिर तो अच्छी बात है। हाँ, बचपने में कहीं गिरे हैं है ना, तो अच्छी बात है। हाँ, बचपन में तो डर ही नहीं लगता था ना यार। हाँ ना, बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। छतों पे चल रहे हैं, मुंडेरों पे चल रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। अब लगता है डर। मुझे अब हाइट फोबिया बकायदा। वो तो खैर मैं आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। जहाज में बड़े शेर होते हैं हम, है ना। हाँ, बड़े शेर होते हैं हम जहाज में। अच्छा, आज के दौर में एक और बड़ी चीज़ चल गई है, मैं सोशल मीडिया पे बहुत नोट किया मैंने, ख़ास तौर से हमारी कुछ एक्ट्रेसेस हैं, उनकी इंस्टाग्राम पे, या कुछ एक्टर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पे, जैसे अभी मैंने हाल ही में मैंने भी अपनी क्लीन शेव जब तस्वीर लगाई तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी, और वो अजीब अजीब बातें लोग लिखते हैं। ये बॉडी शेमिंग क्या है तुम्हारी नज़र में, कि क्या है बॉडी शेमिंग? देखें, अच्छी बात ये होती है कि अगर मैं मोटा हो रहा हूँ ना, तो मुझे पता है मैं मोटा हो रहा हूँ। हाँ, मुझे मत बताओ कि मैं मोटा हो रहा हूँ। वाह, मतलब अगर मैं यार वेट बड़ा लूज कर लिया यार। अच्छा, अपने बारे में जो मैं सबसे ज़्यादा बात सुनता हूँ, अब उसको बॉडी शेमिंग में पता नहीं फॉल कर सकते हैं या नहीं, लेकिन मैं अपने बारे में सुना, स्क्रीन पे तो आप बड़े हेल्दी नजर आते हैं, असल में आप बड़े वीक। अब उनको पूरी वो साइंस समझानी पड़ती है कि स्क्रीन हमें 10 पाउंड ज़्यादा दिखाती है, इसलिए हमें अंडरवेट रहना पड़ता है। हमारे वर्कआउट का मकसद डोले बनाना नहीं होता, हमें अंडरवेट रहेंगे तो हम एज हमारी तो फिर भी बच गया यार मोहसिन, मेरे साथ तो इससे भी ज़्यादा हुई है। Really? हाँ, मुझे एक आंटी कहती है अबे स्क्रीन पे तो तुम गोरे लगते हो, ऐसे तो ऐसे ही हो। मेरे साथ एयरपोर्ट पे हुआ था। हाँ। मुझे वो खातून कहती है स्क्रीन पे तो आप अच्छे नहीं लगते, रियल लाइफ में बड़े हैंडसम है आप। यानी मेरा पूरा करियर उसने एक उड़ाकर रख दिया यार। स्क्रीन पे नहीं आप हैंडसम आते हैं, असल में तो बड़े आप। मैं कहा अब ये तारीफ है, ये कॉम्प्लीमेंट क्या तारीफ है। हाँ, सो मुझे ऐसा लगता है। बट दूसरी तरफ क्योंकि मैं फिटनेस फ्रीक भी हूँ और मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगता है जब लोग वर्कआउट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब लोग अपने ख्याल रखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं सबसे वोकल हूँ इस बारे में कि ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल। अल्कोहल, सिगरेट, स्टीरॉइड्स, बिल्कुल,
कुछ नहीं लेना चाहिए। मैं इस मेरी हर फिटनेस वाली तस्वीर के नीचे हैशटैग डब्बे सानू नेचुरल सन यस ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ यूके दी सड़कों पे वेखे ने अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड यस। और आप तो उसके लाइव गवाह हैं मैं तो यूके की गवाह सड़क। हूँ। मेरी वो तस्वीर एक आप लोगों ने देखी होगी यूके की सड़क पे मैं यूं खड़ा हुआ हूँ, पीछे शर्ट शोएब अख्तर उतार साहब, के। हाँ पीछे शोएब अख्तर साहब खड़े हैं हाँ। और तस्वीर फैसल भाई ने ली हुई है हाँ, बिल्कुल। या ऐसे खड़ा मैं शर्ट उतार के शर्टलेस। तो आप तो विटनेस हैं कि वो एक्चुअली थे, हाँ। यानी वो जब भी हमें जरूरत हो, मैं कहता हूँ मेरी बॉडी है मेड टू ऑर्डर। वाह सो मैं जब भी किसी को चाहिए होती है तो मैं बना के उनको दे देता हूँ, लेकिन वो नेचुरल होती है, इसीलिए मैं वापस स्किनी हो जाता हूँ। जब आप स्टीरॉइड्स पे होते हैं तो आपके उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। सही तो बात। मुझे याद है जो हमारे ट्रेनर भी थे, मैंने उनको जाते पहली दफ़ा ही कहा था जब नबील ने नामुल मुफरा 2 के लिए मुझे पहली बार कहा था कि शर्टलेस होना है, तो मैंने उसको कहा था ट्रेनर को, मैंने कहा अगर मुझे आपने कुछ आर्टिफिशियल दिया आई सू यू, आई लव माई बॉडी एंड आई सूयू, ट्रस्ट मी। तो उन्होंने कहा फिर आप डबल मेहनत करते हो। मैं सुबह जाता था मुज़ाकरात पे जाता था, फिर मुज़ाकरात के बाद दोबारा जाता था वर्कआउट करने। सो आप मेहनत कर लें लेकिन ड्रग्स से दूर रहें खुदारा, और सिक्स पैक्स आर नॉट हेल्दी। काम करें, फोटोशूट करें और वापस अपनी नॉर्मल डाइट पे आएँ, क्योंकि कार्ब्स आपको हेल्दी करते हैं। फ्लैट स्टमक इज हेल्दी, सिक्स पैक्स सिर्फ दिखने में अच्छे लगते हैं। जितने भी ये बड़े बड़े ओलंपियंस हैं, ये जब स्टेज पे पहाड़ बनकर खड़े होते हैं वो अपने वीकेस्ट पे होते हैं, आप उनको फूंक मारेंगे वो गिर जाएंगे। सो डिहाइड्रेशन, नमक बंद, खाना बंद, चावल बंद, रोटी बंद, तो आप में ताकत कहाँ से आएगी? और आजकल आप ब्रायलर मुर्गी खा के ये समझते हैं कि आप पावरफुल हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ दिखने में अच्छे लग रहे होते हैं हम लोग। सो जैसे ही आप अपना वो काम टास्क पूरा कर लें, फिल्म खत्म हो गई है, पोस्टर शूट हो गया है, उसके बाद नॉर्मल डाइट पे हाँ, मैं आप लोगों को बताऊं, नाम मालूम अफराद 2 की शूट पे समंदर पे बैठ के बिरयानी खाई 2 लोगों ने चूंकि डब्बे दिखा के तंग आ गए, उन्होंने कहा भाड़ में गए डब्बे। बस बात हुई और फहद मतलब, और आप सोचें हम केप टाउन में देसी खाना ढूंढ रहे हाँ हैं यार। डाइट तोड़ने के लिए, फहद भाई और मैं। ये होता ही है Yes. मतलब आप कब तक यार उसको वैसे भाई ये मेंटेन सब मेरा करें। मजाक उड़ा रहे थे हाँ। कि मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ और मुझे पानी बंद किया हुआ है मैंने और कुछ नहीं, वो मैडी भी साथ था हमारे। हाँ। तो ये मैं कह रहा हूँ जल्दी करो, और भाग रहे हैं बीच पे, और मैं भूला हूँ के साथ में बेब्स हैं, और ये मैं कहा नहीं मुझे खाना है, शूट करो जल्दी। Very tough. So, yeah, Very it tough. is So obviously on-screen requirements are different. Yeah. Real life achievements are different. But fitness is very important. Yes, please. Fitness की हम बात कर रहे हैं, जिम की हम बात कर रहे हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त, ये जो बॉडी स्प्रे है जिम में जाने से पहले भरपूर पसीने पे बॉडी स्प्रे लगाना या शावर लेके बॉडी स्प्रे लगाना क्या ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ये बता दो। क्योंकि कई दफ़ा सुबह हमने सड़े हुए कोर में जिम में खराब सालन जो है वो बर्दाश्त करने पड़ रहे होते हैं। ओह गॉड, इस बारे में भी मैं बहुत स्टेटस लगाता हूँ, अक्सर लगाता हूँ। मैं भी कि लगाता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान को जो है इस पर तवज्जो देनी बहुत चाहिए। ज़रूरी तवज्जो इसको है। लीगल करना चाहिए। प्लीज 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 हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज जिम में जरूर आप जो है वो बॉडी स्प्रे रोल ऑन लगा कर आया करें, और अगर आपको कोई बहुत अच्छा परफ्यूम लगे तो मांग लिया करें फैसल कुरैशी साहब से, जैसे मैंने मांग लिया था और मैंने अभी भी लगाया हुआ है। क्या बात है। You can smell? हाँ। Yeah, मैंने वो लगा के आया। सो फैसल भाई लगा कर आए थे और मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है। आई वॉज मेजमराइज। मैंने कहा फैसल भाई ये मुझे दे दे, कहते अभी लॉन्च नहीं हुआ, क्या दे मुझे चाहिए। सो ही इज़ वेरी काइंड, उन्होंने मुझे दिया और वो आज तक उन्हें थोड़ा थोड़ा लगाता हूँ कि ख़त्म हो जाए। सो खुदा का वास्ता है यार। और दूसरा हमारी फील्ड में भी मैं कहना चाहता हूँ फैसल भाई, हमारे को एक्टर्स और एक्ट्रेसेस प्लीज़ स्प्रे ला लिया करो यार, तुझे भी परफ्यूम ला लिया करो। लेकिन तुझे अंदाज़ा है मोहसिन कि कई दफ़ा बहुत लीथल हो जाता है व्हेन यू आर नॉट मतलब प्रॉपरली क्लीन, और आप उस पे जब स्प्रे लगाते हैं ना, बिल्कुल वो तो कोई एटॉमिक बम है। वो तो एक ऐसा बम है कि बंदा कहता है कि मतलब समझ नहीं आ रही होती आपको। yes. तो हाइजीन का ख्याल रखें, ये हाँ तो यार। सुन्नत भी है। प्लीज साफ सुथरे रहें, आप नहा ही लिया करें अगर आपके पास नहीं कोई चीज़ें मैसर। इसका ताल्लुक बिल्कुल नफीस होने का ताल्लुक आपके अमीर और गरीब होने से बिल्कुल नहीं है। आप नफीस होते हैं या आप नहीं होते। सो प्लीज़ इसका ख्याल रखा करें, और आप इलायची खा लिया करें, आप परफ्यूम लगा लिया करें, ये आपकी बेहतरी के लिए है। और इतर तो प्यारे प्यारे सस्ते सस्ते मिल जाते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। सो कोई वजह नहीं है कि आप नहीं, अगर आप जिम आने से पहले एक शावर भी ले लें ना, बस हल्का सा बॉडी शावर, दैट्स इनफ, और उस पे हल्का सा आप स्प्रे लगा लें तो फिर वो वाला अजाब नहीं होता है जो बाकियों को सहना पड़ता है। हाँ, कसम से। ऊपर से सेल्फी के लिए हाथ भी उठा लेते हैं। ओहो, जब यूं आते हैं ना, ओए होए होए ऐसे आप एनीवे, सोशल मीडिया पे अपने लिए कोई जब बातें सुनते हो तो कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिस पे बहुत हंसी आती है और किसी पे बहुत गुस्सा आता है?
सोशल मीडिया पे जिस पे बहुत गुस्सा आता है, हाँ। अब गुस्सा नहीं आता, मैं वही कह रहा हूँ ना, अब तो मजा आने लग गया ना, अब वो अच्छा। इतना कुछ वो हो जाता है ना कि वो दर्द ही दवा बन चुका है। सो अब तो मैं हंसता हूँ उन चीज़ों पे कि, और फिर मेरी ब्लॉक लिस्ट इतनी लंबी होती चली जा रही है कि मेरी फ्रेंड लिस्ट इतनी लंबी नहीं है। मेरी ब्लॉक लिस्ट में इतने लोग हैं अब, माशाल्लाह, क्योंकि मैं अब नेगेटिविटी को रहने ही नहीं देता। जैसे मैंने कहा ना कि बिल्कुल अब सुकूत है समंदर में, तो उसमें कोई भी पत्थर मार के इर्ताश पैदा करने की कोशिश करता है तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ, रियल लाइफ में भी और सोशल मीडिया। अच्छा, तुम्हारी नज़र में सोशल मीडिया हमारे सेलिब्रिटीज़ में, मेल या फीमेल में, कौन सबसे अच्छा हैंडल करता है? तुम्हें क्या लगता है कि यार ये बड़ा प्रॉपर है यार? मैं फॉलो नहीं कर रहा किसी ऐसे बंदे को कि जो बहुत प्रॉपर फॉलो कर अच्छा। रहा है, जो अब उसको बहुत अच्छा मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है। मैं जिन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे अपने वो करीबी जो दोस्त हैं, तो वो ऐसे नहीं है, उनकी कभी कोई पोस्ट आ जाती है तो आ जाती है, अदरवाइज नहीं। तो मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो नहीं कर रहा। वैसे मुझे लगता है इंटरनेशनली रॉक बहुत अच्छा हैंडल करते हैं अपने, डिवाइन द रॉक जॉनसन, वो बहुत 4 बजे उसकी पोस्ट आती है, उनकी मतलब वैसे एक्टिविटीज, very motivating। वेरी मोटिवेटेड। हाँ। सो वो बहुत अच्छा फजूल की हरकतें नहीं कर रहा वो, तो वो बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। ओए होए, क्या बात है यार, क्या बात है। आमद चल रही है शायरी की? जी जी जी, कुछ लिखा नया, कुछ ऐसा? बिल्कुल। आमद वही बात है कि एक ऐसी चीज़ है जो आपको रातों को उठा कर लिखवाई जाती है, वो आमद होती है। मेरे मामू इम्तियाज़ हुसैन शानी साहब मरहूम, वो मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे ज़ाहिर दोस्त भी हैं, उनके साथ बड़ा हुआ मैं। तो वो कहा करते थे कि कोशिश का शायर और होता है और आमद का शायर और होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आमद की शायरी जो है वो है मेरे यहाँ। कुछ अगर नया लिखा तो सुना दे यार। मैं बिल्कुल सुनाता हूँ, मुझे उसके लिए निकालना पड़ेगा एक, ये इसमें से कुछ। वैसे भाई मेरी जो चंद पसंदीदा नज़में हैं जो मुझसे लिखवाई गई खुदा की तरफ से, उनमें से एक है लाश। वाह। अच्छा, मेरा कंटेंट थोड़ा सा ऑफ बीट इसलिए होता है क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि शायरी सिर्फ औरत के खदोहाल पर क्यों की जाए, और भी बहुत मौज़ूआत हैं जिनको छेड़ा जाना चाहिए। अपनी लाश को कांधा देते सोच रहा हूँ, अपनी लाश को कांधा देते सोच रहा हूँ, कितने काम पड़े थे बाकी, कितने काम अधूरे थे। बूढ़े बाप के झुकते कांधे, बहन के सर में बढ़ती चांदी, मां की आंख का दारू कब से खत्म पड़ा था। अंधियारा अब भूल भुलैया और कड़ी कर देगा उस पर, रोज उलझेगी, रोज गिरेगी, फिर मुझको आवाज भी देगी। मारने वाला भूल गया था कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। बेटा बाप का जूता पहने बाबा बाबा चीख रहा था, बेटी मां का भीगा आंचल मुंह में डाले चूस रही थी। चारपाई के नीचे एक संदूक के अंदर ख्वाब छुपा रखे थे मैंने। एक आवाज उठी पहलू से, अंधियारे से पहले पहले दफनाना है, जल्दी कर लो। मेरे चाहने वाले आखिर कब तक मेरा बोझ उठाते। कब्र में डाल के सूफी बोला, बंदा दिल का अच्छा था। दोस्त मेरा एक जल्दी में था, फौरन बोला, अबे क्या रखा है इन बातों में, छोड़ो सारे मट्टी डालो। आखिर में निमटा के मुझको एक जरूरी काम की मानिंद लौट गए सब, और मैं अपनी कब्र की मट्टी सीधी करते सोच रहा हूं, कितने काम पड़े थे बाकी, कितने काम अधूरे थे। कितने काम पड़े थे बाकी, कितने काम अधूरे थे। कितने काम पड़े हैं अभी, मतलब जी हिला दिया भाई, हिला दिया। आगे बढ़ेंगे भाई, प्लीज। भाई ने बहुत जो है ना वो हिला दिया। पीठ पीछे की तरफ चलते हैं। पीठ पीछे में कुछ नाम है, उनके बारे में जो आप कहना चाहें आपके ऊपर। ओके। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है। वासे चौधरी। मीमर्स, आर यू रेडी? वासे चौधरी, बड़े भाई। अच्छा। Yeah, he's like इमरान अशरफ। इमरान अशरफ, भोला। भोला। Yeah. क्या बात है। और सोनिया हुसैन। गुड एक्ट्रेस, गुड एक्टर। हमजा सुहेल। हमजा सुहेल, ओबीडियंट। ओबीडियंट। फैजान शेख। फैजान शेख के साथ जब मैंने पहली बार काम किया था मुझे बहुत मजा आया था। बड़ी माँ का होनहार बेटा। क्या बात है, क्या बात है। और हुमायूं सईद, आखिरी नाम है। हुमायूं भाई, हुमायूं भाई सुपरस्टार।
है ना? या अच्छा, पता नहीं उसको देख के दिल से ही निकलता है ना, हाँ, वो बनी इस उसको मैं काम जब के बर्थडे विश करता हूँ ना, मैं कुछ सोचता हूँ कि आज इस दफा कुछ और लिखूंगा, या फिर कुछ और लिखते लिखते फिर मैं सुपरस्टार लिख देता हूँ। Yeah. फहद के साथ तुमने बहुत काम किया, बिल्कुल। यू नो मैं तो खैर Oh, yes. ही इज लाइक माय यंगर ब्रदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फहद के लिए कुछ? फहद भाई, यू नो आई लव यू। फहद भाई इतने स्वीट हैं, इतने प्यारे हैं, मुझे आज भी याद है। अच्छा देखें, अब ये चीज़ें हैं हमारे अगली पौध तक पहुंचाने वाली। एक तो मैंने फैसल भाई की बात की कि वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं हम जूनियर्स के लिए। फहद भाई को मैं अपने शो पे इनवाइट कर रहा था। हाँ। अब फहद भाई के साथ जिस तरह की मेरी बॉन्डिंग है, तो अब मैं उनको इन्वाइट कर रहा हूँ, उनका जवाब नहीं आ रहा, डिले हो रहा है। मैं कहा ये क्या बात हुई? तो उनकी ना वीडियो कॉल आई एक दिन मुझे, यार तू समझ रहा है अभी ना कोई चीज़ आ नहीं रही, मैं क्या बात करूँगा? तो मेरी अभी फिल्म भी आ रही है, फिर मैं एक ड्रामे पे भी काम करूँ, तो वो आएगा ना तो फिर मैं आऊँगा तेरे शो पे, तो फिर हम कुछ बात करने जोगे होंगे, वरना तो यू नो वो सारी वही बातें हम नहीं करते रहेंगे। तो यानी वो इतने कंसर्न हैं कि उनको याद था कि मुझे ये करना है और मुझे किसी ने कहा हुआ है। सो मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी उनकी कि उनको याद रह गया अभी। और फिर वो शो, चूंकि हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो अब वो शो खत्म हो गया, अदरवाइज ही वॉज विलिंग टू कम। फिर हुमायूं भाई का सेम, हुमायूं भाई के साथ भी मैं लूप में था और वो हम कर रहे थे, प्लान कर रहे थे। अभी मुझे 3-4 रोज पहले उनका मैसेज आया हुमायूं भाई का, कहते कि हाँ तेरा वो शो चल रहा है। वो लाहौर गया था ना एग्जैक्टली। तो कहते हाँ वो चल रहा है यार, वो मैं बिजी था और ये वो, तो वो हमारा डिले होते होते, तो उनका यानी इतने अरसे बाद भी उनका खुद मैसेज आया, तो मुझे अच्छा ये लगता है कि उनके जहन में होता है। तुम भूल गए, मैंने भी तुम्हें खुद मैसेज किया था। पता है, मैंने तो पहले आपका तो मैंने सबसे पहले जिक्र किया शो के शुरू में, कि आपने मुझे ये कहा था कि मैं जब आऊंगा मैं खुद बताऊंगा तुझे, एंड दैट्स व्हाट यू डिड। सो इस तरह के सीनियर जब हमारे पास होते हैं, मुझे लगता है अगली लॉट तक ये बातें जरूर जानी चाहिए, ताकि हम सीखते रहें। क्योंकि अगली नस्ल जो है ना, वो थोड़ा सा डगमगा रही है कि वो सेट पर बाद में आती है, पहले पूछती है आज सीन कितने हैं, आज मुझे कितनी बजे पैकअप हो जाएगा, यू नो ऑल दैट। तो उनको काम से ज्यादा इस जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उस तरफ ज्यादा उनकी तवज्जो हो गई है। हम सबको ना एक दूसरे का बहुत ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल। हम आजकल मैं नोट कर रहा हूँ, कुछ लोग आपस में भी, हम एक इंडस्ट्री में एक दूसरे की ट्रोलिंग कर देते हैं, विच इज़ वेरी बैड। हम एक इंडस्ट्री में रहते हैं और हम एक ही प्याले में खाना है समझो, जहाँ से हम सब अपने अपने लिए ले रहे हैं, तो हम एक बर्तन में खाने वाले लोग हैं। ये लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इन दी एंड व्हाट डू यू लाइक टू से, व्हाट डू यू लाइक टू ऐड? मैं बल्कि आपकी इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए, एक दूसरे से हसद करने की बजाय, हसद का मतलब ये होता है कि आप खुदा की तकसीम पर सवाल उठा रहे हैं बेसिकली। तो खुदा ने जिसको जितना दिया है, वो जो जहाँ होता है ना वो किसी वजह से होता है, तो जिसको जितना दिया है खुदा ने, उस पर नाज करें और उस पर दाद दें उसको, और अपने वक्त का इंतज़ार करें। आपकी बारी, जब उसने जो वक्त मुकर्रर किया आपके लिए, वो बारी तो आनी है। तो एक दूसरे से जलने की बजाय, मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि देखें, जैसे मेरा कोई दोस्त है, उसने कोई कारोबार शुरू किया ना, और अगर वो मुझे कहेगा ना कि मैं तुझे ये भेजूंगा तो इसकी, तो मैं क्यों ना करूं? मेरे इतना सा करने से अगर उसके कारोबार को कोई फायदा होता है, और मैं उसको हमेशा कहता हूं कि यार नहीं, आई विल बाय दिस थिंग फ्रॉम यू, कुछ फायदा होना चाहिए तुझे। बिल्कुल। सो मुझे अच्छा लगता है जब मेरे इर्द गिर्द लोग, मेरे दोस्त, मैं जिनको जानता हूँ, वो ग्रो कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं, वो वर्कआउट करते हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट हिट होता है, तो मुझे खुशी होती है। सो एक दूसरे के लिए खुश होना सीखें, ना कि उनसे हसद करना। बिल्कुल। थैंक यू मोहसिन, थैंक यू सो मच। मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सीका मॉल जिन्होंने प्रेजेंट किया हमें, उनके जो इस्तेमाल शुदा पत्ते हैं, उनको अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ ये जो एड्रेस आ रहा है इस पर हमें भेज दें, ताकि आप कुरानदाजी में शामिल हो जाएं, और फिर हम अनाउंस करेंगे कि कौन जीता है और कौन नहीं जीत पाया है। ये कहीं और नहीं हो रहा है, तो कम से कम ये हमने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा एक तोहफा होना चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए। सो थैंक यू। मैं भेज सकता हूँ, आप भी भेज सकते हैं। आप इस्तेमाल करें, दर्द दूर करें, और उसके बाद खाली पत्ता भेज दें। थैंक यू मोहसिन, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं।